ये जो इनर सर्कल कॉल होता है एवरी फ्राइडे 8:30 को होता है। सो एवरी फ्राइडे आप आ सकते हो इसमें 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 कोई ऐसे पेड मेंबरशिप नहीं है। सो आप रिलेटिव इन रिलेशन विथ मार्केट जो भी इंफॉर्मेशन है जो मुझे मिलती है वो मेरे साथ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये इनर सर्कल कॉल में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसके ऊपर ये सेशन है पूरा अराउंड 1 आवर का। सो स्टार्टिंग में पहले ही मैं डिस्क्लोजर देना चाहता हूं कि ये जो वेबिनार है इसमें जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस या मेरे स्टडी पर्पस से मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। इसके ऊपर बेस्ड आपको कोई भी डिसीजन आपको लेना है इन्वेस्टिंग वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही लीजिए, क्योंकि एज पर सेबी गाइडलाइंस मुझे अलाउड नहीं है किसी को भी कोई भी सलाह देना कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं एम्फी सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मेरा एआरएन कोड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सो कोई भी एक्शन लेना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए। यहाँ पे जो भी मैंने डेटा प्रेजेंट किया है वो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड, फंड्स इंडिया और मार्केट्स मोजो के पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से लिया हुआ डेटा है। और एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि 22,000 या 22,000 से नीचे जो मार्केट गया था 2-3 दिन पहले ये मार्केट का बॉटम है, 21,000 बॉटम है या 20,000 बॉटम होने वाला है, मुझे नहीं पता है, पहले ही मैं बता रहा हूं। और दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मार्केट को टाइम कर सकता है। लास्ट 4 साल से वॉरेन बफे बहुत ज्यादा कैश पे बैठे हुए हैं जिन्होंने यूएस के मार्केट की ह्यूमंगस रैली मिस आउट कर दी है। सो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो प्रेडिक्ट कर सकता है। तो ये वेबिनार प्रेडिक्शन के लिए नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा किसके लिए है। तो मैं आपको 4 पॉइंट्स में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला, मार्केट में क्यों फॉल आना चालू हुआ। 27 सितंबर को निफ्टी ने 26,200 का टॉप मारा था, उसके बाद क्यों मार्केट फॉल होने चालू हो गया है वो मैं आपको बताऊंगा। इंडियन डोमेस्टिक ट्रिगर क्या है करंटली, यूएस सिटिंग ऑन द बबल, मुझे ऐसे लगता है। मिस्टेक्स टू अवॉइड, अभी ऐसे टाइम में कौन से इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं। सो ये स्लाइड लास्ट वीक का है। सो निफ्टी -15.80% नीचे था, अभी अप्रोक्सीमेटली 2% का रिकवरी आया है। मिड कैप 28% फॉल हुआ था, स्मॉल कैप 25% फॉल हुआ था, एक वीक पहले का ये डेटा है। थोड़ा सा रिकवरी आया है फ्रॉम मंडे के महीने। नैस्डैक लास्ट 20 डेज में 11% नीचे गिरा है और यूएस सिटिंग ऑन अ बबल और बहुत क्रैश हो सकता है, मुझे ऐसे लगता है यूएस मार्केट। उसके बारे में ये सेशन में देखें। सो ये कहां से चालू हुआ मार्केट फॉल, 27 सितंबर से जो क्रैश होना चालू हुआ वो कहां से चालू हुआ। सो पहले एक न्यूज चल रहा था अक्टूबर 2024 में कि इंडिया का जो फर्स्ट क्वार्टर मतलब FY 24-25 का फर्स्ट क्वार्टर है उसके अर्निंग्स डिक्लाइन हुए हैं, जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन हुआ है। सो उसके कंसर्न्स को लेके इंडियन मार्केट में फॉल आना चालू हुआ। प्लस उसके साथ सेकेंड न्यूज चलने लगा कि यूएस के जो नागरिक है, जो एफआई मनी है, वो रीअलोकेट हो रहा है, इंडिया से पैसा चाइना में जा रहा है, जो कुछ हद तक सही था क्योंकि सितंबर से आप चेक करोगे तो चाइना का मार्केट ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और इंडियन मार्केट से पैसा निकल के गया है, ये डेटा आप देख सकते हो। लेकिन क्या ये बहुत बड़ा कंसर्न है। मैं इमर्जिंग मार्केट्स की यहाँ पे लिस्ट आपको दिखाता हूँ, इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, सब कंट्रीज, इमर्जिंग कंट्रीज यहाँ पे दिए हुए हैं। 2010 से लेके 2025 में एफआई का पैसा अगर ब्रैकेट में है तो निगेटिव मतलब पैसा निकाल के लेके गए हैं। सो इंडियन मार्केट्स में 2010 से लेके 2025 तक सिर्फ 4 ऐसे ईयर्स है, मतलब 2025, 2022, 2018 एंड 2011, ये 4 साल में सिर्फ एफआई का पैसा निकल के गया है। अभी आप बोलोगे 2024 में भी गया है, लेकिन 2024 में आफ्टर सितंबर ये गया है। तो पहले सितंबर से पहले तो बहुत ह्यूमंगस पैसा आया था, उसके बाद जो सेलिंग आया है उसमें पैसा चला गया। सो लास्ट 15 सालों में सिर्फ 4 साल ऐसे थे जहां पे एफआई ने सेलिंग किया है। कंपेयर टू कोई भी इमर्जिंग कंट्री लीजिए, ब्राजील लीजिए, कंटिन्यूअसली पैसा निकल के जा रहा है, इंडोनेशिया लीजिए, कंटिन्यूअसली पैसा निकल के जा रहा है, उसके बाद मलेशिया ले लीजिए, फिलीपींस लीजिए, एवरी कंट्री में आप देख सकते हो एफआई का पैसा निकल जा रहा है। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे आउट ऑफ 15 ईयर सिर्फ 4 साल एफआई सेलिंग हुआ है और ये एफआई सेलिंग 2024 में आप देख सकते हो एंड ऑफ द ईयर हुआ। सो ये क्यों चालू हुआ था। सो
उसके तीन मेजर रीजंस थे। तो जो भी इन्वेस्टर मेरे टच में होते हैं उनको मैं ये हमेशा बताता हूँ लास्ट 2-3 महीने से कि क्यों एफआईआई ने सेलिंग चालू किया सितंबर में। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि एफआईआई का यूएस का बॉन्ड डील 4.92% हो गया था इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर आई गेस, अगर मेरा डेटा राइट है। आज भी आप देखोगे तो 4.25 है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी अगर 12% देना चालू कर दे, क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे? ये मेरा क्वेश्चन है। कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, सब जाके लाइन लगा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट करेंगे। मेरे लाइफ टाइम में मैंने देखा है 2008 में जब भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी चालू की थी। 11.75% का इंटरेस्ट था 2008 में। 3 साल की एफडी पे 11.75% का इंटरेस्ट था। 2 किलोमीटर बड़ी लाइन थी। मेरा जो घर है उसके बाजू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है। सो कोई नहीं लगाता है ऐसे टाइम पे। सेम वे अगर यूएस का एफडी, यूएस के नागरिक को उसका एफडी उसके कंट्री में 5% देना चालू करे, तो क्यों वो इंडिया जैसे या कोई भी इमर्जिंग कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेगा? और लास्ट 4-5 साल में इंडियन मार्केट में ह्यूमंगस पैसे बनाए हैं सबने। सो वहां यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके वहां पे बॉन्ड में डाल दो। ये हिसाब चालू था लास्ट 4-5 महीने से, अभी भी वो चालू है। इसके वजह से इंडियन मार्केट से पैसा गया है। सेकेंड चीज है कि रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि ट्रम्प का जो न्यूज चालू हुआ अक्टूबर में, पोल आने लगे यूएस में कि ट्रम्प जीतने वाले हैं। और ट्रम्प ने जैसे यहाँ पे राज ठाकरे महाराष्ट्र में स्टेटमेंट करते हैं कि वैसे ही वहाँ के ट्रम्प है, सब मेरा कहना है। अभी इसमें पॉलिटिक्स मत लाइए, लेकिन वही उनका कहना है कि यूएस को कैसे ग्रेट बनाया जाए, अच्छे दिन आने वाले टाइप्स उनकी कैंपेन होती है। सो उन्होंने जो भी स्टेटमेंट्स किए कि टैक्स रेट 5% कम कर देंगे, टैरिफ लगाएंगे, ऐसे सब स्टेटमेंट के वजह से डॉलर स्ट्रांग होने लगा। सो डॉलर स्ट्रांग होता है तो इमर्जिंग इकोनॉमी की करेंसीज वीक होना चालू करे। सो रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है ऐसे सब लोग कह रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कंपेयर टू बाकी करेंसीज इंडियन जो रुपी है वो इतना डिप्रिशिएट नहीं हुआ है लास्ट 4-5 सालों में। और लास्ट 4-5 महीनों में ये आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। अगर आप फेसबुक या सीएनबीसी या ऐसे मीडिया से आप इंफॉर्मेशन लेते हो तो आपको डराएंगे कि कैसे रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है और कितना कंसर्न है, और आरबीआई कैसे उसको डिफेंड नहीं कर पा रही है। ऐसे सब स्टोरीज आपको सुनने में मिलेगी। मैग्निफिसेंट सेवन जो स्टॉक्स है यूएस में, वहां पे सुपर बुल रन आया है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। सितंबर 2024 को तो मार्केट करेक्शन नहीं हुआ था, मार्केट ऑलमोस्ट पीक पे था। सबको स्मॉल कैप में पैसे डालने थे, मिड कैप में पैसे डालने थे, एसआईपी चालू करने थे, डिफेंस में पैसा डालना था, इंफ्रा में पैसा डालना था, पीएसयूज में पैसे डालने थे, माझगांव डॉक जैसे स्टॉक में पैसे डालने थे, और बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स में पैसे डालने। सडनली ऐसा क्या हो गया? सितंबर में क्यों ऐसा सिनारियो था इंडियन मार्केट में? क्योंकि उसके प्रीसीडिंग 2-3 इयर्स में ये जो स्टॉक्स मैंने नाम लिए या फिर जो सेक्टर्स के नाम लिए हैं उसमें ह्यूमंगस बुल रन हुई थी। सो ह्यूमन टेंडेंसी होता है, साइकोलॉजी होता है, जो जहां पे रिटर्न्स दिखते हैं वहां पे पैसा डाला जाता है। सो मैक्स 7 जिसको बोलते हैं, उन्होंने ह्यूमंगस रैली लिया है लास्ट 2 साल में। सो सबको वहां पे इन्वेस्ट करना है ऑटोमेटिकली। नैस्डैक में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने स्लाइड डाला है, आपको चेक करता हूँ, आगे डाला हुआ है मैं तो तभी आपको बताऊंगा कि यूएस मार्केट ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं वो। ये 3 रीजंस के वजह से इंडिया से पैसा बाहर निकल रहा था। करंटली मैंने स्क्रीनशॉट लिया है 6:30 बजे, 4.25 का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है यूएस का। 0% था, ऑलमोस्ट टच किया था इन द टाइम ऑफ कोविड। अगर 0% से इतना बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली यूएस का जो नागरिक है वो चाहेगा कि मैं यहाँ पे एफडी बनाऊं। एफडी मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, बॉन्ड में पैसा डाल। ये जब भी 3.75 3.5% के आसपास आना चालू होगा ना, आप रेस्ट अश्योर लीजिए इंडिया में पैसा आने वाला है एफआईएफ का। इसके क्या रीजंस है वो और रीजंस मैं बताऊंगा। डॉलर इंडेक्स 109 110 हुआ था। डॉलर इंडेक्स मतलब क्या है? डॉलर 110 रहेगा डॉलर इंडेक्स, इसका मतलब डॉलर बहुत स्ट्रांग है अगेंस्ट 6 करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड जिसमें रुपी नहीं आता है, लेकिन डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ दिखाता है। ये जितना ऊपर जाएगा 110 111 112, डॉलर उतना स्ट्रांग रहेगा, इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल के जाएगा।
जस्ट 2 साल पहले याद कीजिए, सितंबर अक्टूबर या सितंबर 2022, डॉलर इंडेक्स 112 था, इंडिया में एफआई सेलिंग हो रहा था, मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम पे था वो टाइम पे, और गोल्ड का भी इसके साथ रिलेशन है, वो आज साइड में रख। सो ये डॉलर इंडेक्स ज्यादा टाइम तक बड़ा नहीं रह सकता, 110 वगैरह नहीं रह सकता है। उसका रीजन है यूएस के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, 36 ट्रिलियन का कर्जा है उनके ऊपर, जिसका इंटरेस्ट पेमेंट 1 ट्रिलियन। जितना डॉलर स्ट्रांग रहेगा, बॉन्ड यील्ड ऊंचा रहेगा, उतना उनको ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये ज्यादा नहीं रह सकता है। सो ये बहुत अच्छी तरीके से कूल ऑफ हुआ है, ये 100 के आसपास आ जाएगा, 100 के नीचे जाएगा, इंडिया में भर भर के पैसा आने वाला है, आप रेस्ट अश्योर कीजिए एफआईआई का। जो मैं यूएस मार्केट की बात कर रहा था, आप देखिए डॉलर टर्म्स में लास्ट 1 साल में 18% के यूएस ने रिटर्न दिए, इंडियन मार्केट ने -5.5% के रिटर्न दिए, ये डॉलर टर्म्स में है। वैसे रुपी टर्म्स में मत देखिए इसको। लास्ट 3 इयर्स में बीएसई 500 ने 7.3% के रिटर्न दिए हैं, यूएस ने 12.5%। लास्ट 5 साल में इंडिया ने 13.6% रिटर्न, यूएस ने 16.8 रिटर्न। 10 ईयर्स में इंडिया ने 8.2 रिटर्न, यूएस ने 13% लास्ट 15 ईयर्स में इंडिया ने 7.8% के रिटर्न बीएसई 500, और यूएस ने 14% के, ये डॉलर टर्म्स में है। सो आप समझिए, जैसे मैंने आपको कहा 1 सितंबर को सबको स्मॉल मिड कैप में डालना था, डिफेंस में डालना था, पीएसयू में डालना था, वैसे ही है। अगर यूएस मार्केट ऐसा इतना जबरदस्त रिटर्न देगा, तो कौन सा एफआई या कौन सा गोरा आदमी है जिसको इंडिया में पैसा लगाने की इच्छा होगी? किसी को नहीं होगी। आप अभी इंडियन मार्केट के रिटर्न्स दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमिक से देखिए, बहुत अच्छे हैं। उसका रीजन है, क्या रीजन है आज के सेशन में आप देखेंगे, और क्यों एफआई का पैसा इंडिया में ही आने वाला है, जब भी आने वाला है तभी, उसके बारे में हम बात करते हैं। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ। सो डोमेस्टिक सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड। सो आप समझिए डोमेस्टिक सिचुएशन कैसे इम्प्रूव। स्टोरी क्या चालू था कि अक्टूबर महीने में जीडीपी नंबर्स नीचे आए थे, मतलब अगर मैं सही हूं तो 5.2 का नंबर आया था, ये 5.4% फर्स्ट क्वार्टर FY 25 24-25 के, मतलब अप्रैल मई जून के जीडीपी नंबर्स आए थे 5.4% के, जो कि लास्ट 3-4 साल से बहुत कम थे। उसका रीजन था अप्रैल में जून के महीने में इंडिया में जनरल इलेक्शंस, तो जनरल इलेक्शंस में आचार संहिता लगती है, और वो टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पैसा खर्चा करने की कैपेसिटी कम रहती है। जो इंडिया का कैपेक्स बजट था वो गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जीडीपी में उसका इम्पैक्ट आया, और जीडीपी नंबर 5.4% पे आया था फर्स्ट क्वार्टर का। लेकिन ये क्वार्टर का जीडीपी नंबर क्या है, आप देखिए 2-3 दिन पहले ही न्यूज आई थी। 6.2 है लास्ट क्वार्टर का जीडीपी नंबर, और ऐसा कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी मार्च ये नंबर और ज्यादा होने वाला है, ऐसा एस्टिमेट्स है। और ये जो 5.4% का जो नंबर आया था वो रिवाइज हो चुका है 5.6% पे, और ऐसा कहा जा रहा है एनालिस्ट के द्वारा कि FY 24-25 में इंडिया ग्रो करने वाली है 6.5% की जीडीपी ग्रोथ। क्या ये बुरा होता है? मैं आपको बताता हूँ, जीडीपी 6.5% से अगर ग्रो होता है, इन्फ्लेशन अगर 3-4% रहता है, तो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ये साल के लिए 10.5% की कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 20.5% से ग्रो होता है, तो नॉर्मल अच्छी कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी 12.5% या 13-14% तक जाएगी। हमारे मार्केट रिटर्न्स कितना देता है लॉन्ग रन, फ्रॉम मार्च 93 टू टिल डेट, बीएसई ने कितने रिटर्न्स दिए हैं? तो 11.9 प्लस डिविडेंड डील, मतलब समझ लीजिए 12 12 साढ़े 12% के रिटर्न दिए, 12.5% के रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 32 सालों में एवरेज। सेंसेक्स नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है? 12.5%। मैंने अभी क्या कहा आपको, इतने वर्स्ट सिचुएशन में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कितनी होने वाली है? 10.5% एस्टिमेटेड है आने वाले 2-3 साल में। ईपीएस ग्रोथ कितनी हुई है? 12.5%। तो सेंसेक्स की अर्निंग्स ग्रोथ, इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ और सेंसेक्स के रिटर्न लॉन्ग रन में एग्जैक्ट मैच होते हैं। इसका आज का इंप्लीकेशन क्या है? तो ये स्लाइड आप देखिए, फरवरी 2020 में सेंसेक्स की लेवल थी 38,297, आज की लेवल है 73,000 अप्रोक्सीमेट, अभी 74,000 होगा आई गेस, आई डोंट नो कितना है, सेंसेक्स में ट्रैक नहीं करता हूं। तो 28 फरवरी के हिसाब से सेंसेक्स ने लास्ट 5 साल में 13.8% के रिटर्न्स दिए हैं। इन द सेम 5 इयर्स अर्निंग्स ग्रोथ रही है सेंसेक्स की 17.2, और सेंसेक्स के
सॉरी, अर्निंग्स ग्रोथ हुई है 17.2 और सेंसेक्स ने रिटर्न दिए है 13.8%। इसका लॉजिक मतलब सिंपल है, बीएसई सेंसेक्स या निफ्टी मार्केट लैग बिहाइंड कर रहा है अर्निंग्स ग्रोथ से, मतलब मार्केट सस्ता है, अर्निंग्स ग्रोथ आगे है। सो ऐसा हो सकता है, ये चार्ट में आपको दिखेगा कभी अर्निंग्स ग्रोथ ऊपर है मार्केट नीचे है, सो ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये तीनों एग्जैक्ट एक दूसरे को मैच करेंगे। सो एज ऑन डेट आप सिंपली देख सकते हो सेंसेक्स एंड निफ्टी उसके अर्निंग से पीछे चल रहे हैं, मतलब सस्ते हैं। सो क्या हमें कंसर्न होना चाहिए? बिल्कुल भी कंसर्न होना नहीं चाहिए वैल्यूएशन के हिसाब से। प्लस मैंने आपको जो बताया कि आने वाले 2-3 साल में अगर 6.5% का भी इंडिया जीडीपी ग्रोथ रहती है, अभी आप बोलोगे कि 10-15 साल पहले, मतलब अगर मीडिया आप देखते हो, फेसबुक वगैरह से इंफॉर्मेशन यूट्यूब से लेते हो, तो 10 साल पहले इंडिया का जीडीपी 10%, 9.5% हुआ करता था। वहां पे इंडियन इकोनॉमी छोटी थी, छोटे बेस पे ग्रो करना बहुत इजी होता है। अभी इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है। 4 ट्रिलियन के इकोनॉमी अगर 6.5% से ग्रो होती है, नॉमिनल जीडीपी 3-4% से ग्रो होता है, मतलब टोटल 10% से इंडिया ग्रो होती है, तो हम बाय 2030 10 ट्रिलियन क्रॉस करने वाले हैं। तो अगर 10 ट्रिलियन क्रॉस करेंगे तो हमें क्यों टेंशन हो रहा है कि सेंसेक्स आज 22,000 है, 21,000, निफ्टी आज 21,000 है, 22,000 है या 20,000 है? अगर 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंगली निफ्टी सेंसेक्स के स्टॉक्स रिटर्न देने वाले हैं, तो आपको रेस्ट अश्योर होना चाहिए। सो जीडीपी के जो नंबर्स है वो इम्प्रूव हो चुके हैं। इन द सेम टाइम अभी वापस मैं लेके चलता हूँ, आरबीआई ने रेट कट किया। सो रेट कट करने के वजह से क्या इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? अगर मैं होम लोन रीपे कर रहा हूँ, मेरा 1 लाख रुपए का ईएमआई है, ऑटोमेटिकली मेरा ईएमआई 3-4-5 हजार से कम हुआ। सो साल का मेरा 60,000 बचने लगा। सो ये 60,000 का मैं क्या करूंगा? आइदर मैं इन्वेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड या मार्केट में, या फिर जाके मार्केट से कोई एसी खरीदूंगा मेरे हो घर के लिए, या कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदूंगा ईएमआई के लिए। सो इसका बेनिफिट क्या होगा? बजाज फिनेंस का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, वोल्टास का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली इंडियन मार्केट के लिए ही हेल्पफुल होगा। सो आरबीआई ने रेट कट किया है, प्लस उनके कमेंट्री में आरबीआई ने बताया कि आने वाले टाइम में और रेट कट। सो बहुत पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए। गवर्नमेंट के केप्ट कैपेक्स बजट अनचेंज्ड। सो अप्रैल में जून 2024 में जो कैपेक्स स्पेंड नहीं कर पाई थी ड्यू टू आचार संहिता, सो वो साल का जो कैपेक्स बजट था आज भी वो इंटैक्ट है और उतना ही खर्चा करने वाली है। सो गवर्नमेंट खर्चा करती है, मतलब गवर्नमेंट जब भी चेक फाड़ती है तो बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। जैसा ब्रिज बिल्ड किया तो उसमें कंस्ट्रक्शन करते टाइम बहुत सारे स्टील का कंजम्पशन बढ़ता है, जो गरीब लोगों को पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है। सो गवर्नमेंट जब भी खर्चा करती है इकोनॉमी में पॉजिटिव चेंज आता है। सो जो इंडिया का कैपेक्स बजट है वो लास्ट ईयर जितना ही है, सो उससे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। अनाउंसमेंट ऑफ 8 पे कमीशन। सो मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। 6 पे कमीशन आया था 2008 में, अक्टूबर 2008 में 6 पे कमीशन की अनाउंसमेंट की थी वो टाइम की गवर्नमेंट ने। सो 2008 अक्टूबर आप में से बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन वो टाइम पे उसके प्रीसीडिंग 9 मंथ्स इंडियन मार्केट 60% से फॉल हुआ। जस्ट इमेजिन, आज 15% निफ्टी नीचे गिरा है तो इतना टेंशन होने लगा है लोगों को निगेटिव पोर्टफोलियो होने की वजह से। जनवरी 2008 से सितंबर 2008 निफ्टी 60% नीचे आया था। मतलब अगर आपने गलती से जनवरी 2008 में 10 लाख रुपए डाले होते तो 9 महीने आते आते आपके 4 लाख हो चुके होते उसके। सो इतना बुरा कंडीशन था ड्यू टू लेमन ब्रदर क्राइसिस वगैरह। सो गवर्नमेंट ने 6 पे कमीशन अनाउंस किया। आज भी हिस्ट्री में मारुति ने इतने ज्यादा सेल्स नहीं किए, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2008 में हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स किए हैं मारुति ने। 1984 से आज तक मारुति कंपनी है, लेकिन वो सेल्स बीट नहीं कर पाई है। सो जब भी लोगों की सैलरी बढ़ती है कंजम्पशन ऐसे बढ़ता है। सो 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। सो कंजम्पशन आएगा। सो आप रेस्ट अश्योर रहिए, लोग ईएमआई पे गाड़ियां खरीदेंगे, ईएमआई पे घर खरीदेंगे, ईएमआई पे सब चीजें खरीदेंगे, और बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे चलने वाले हैं आने वाले टाइम में ड्यू टू 8 पे कमीशन। डायरेक्ट ट्रांसफर तो और एक मजा हो गई। अब ये पॉलिटिक्स में मत जाइए आप, कांग्रेस बीजेपी वगैरह ऐसा सब इमोशनल मत होइए। जून के महीने में बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का लग गया। उनका एस्टिमेट था कि 400 पहुंचेंगे, मतलब अभी नारा जो भी दिया था
लेकिन 303 से वो आ गए 240। उसका रीजन था क्योंकि प्रीसीडिंग 4 साल 2020 से गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कैपेक्स के ऊपर स्पेंडिंग किया था, उनको करना पड़ा क्योंकि 2020 में इकोनॉमी के 3 पहिए होते हैं, आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट। ये तीनों पहिए में से किसी ने तो खर्चा करना चाहिए, तो ही जीडीपी बढ़ता है। सो 2020 मार्च में आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स को पैसा पैसा था, लेकिन खर्चा करने की इच्छा नहीं थी क्योंकि टेंशन था कि मेरा जॉब रहेगा नहीं, जो भी है वर्ल्ड एंड होगा जो भी, उसके वजह से खर्चा नहीं कर रहे थे आप और मेरे जैसे। मार्च 2020 में अगर मेरा गोल होता कि मैं जाके मर्सिडीज खरीदी करूं, मेरे पास पैसे भी होते तब तो भी नहीं खरीदी करता, कि लोगों को लग रहा था कि वर्ल्ड एंड होने वाला है। तो सेम वे कॉर्पोरेट्स भी खर्चा नहीं करेंगे, अगर डिमांड नहीं है तो कॉर्पोरेट्स क्यों कैपेसिटी बढ़ाएंगे, नया प्लांट नहीं डालेंगे। सो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ा जीडीपी चलाने, और वो सिलसिला 4 साल तक चलते रहा, एवरी बजट में कैपेक्स का बजट बढ़ते रहा। सो उससे प्रॉब्लम होता है कि गरीब लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहता। और सो आप देखिए मई के महीने में जब इलेक्शन कैंपेन चालू था तो अपोजिशन का नरेटिव क्या था, तो नरेटिव ये था कि गरीबों के हाथ में पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। सो कैपेक्स बजट जब भी बढ़ाती है तो ये सब चीजें होती है, जिसका इम्पैक्ट उनको झेलना पड़ा। 6 महीने के अंदर अंदर पूरा रिवर्स हो गया पिक्चर। आप महाराष्ट्र में बीजेपी बुरी तरह पीटी थी, पूरा इतना ज्यादा उन्होंने 6 महीने में टर्न अराउंड कर दिया। उसका एक ही रीजन था, गरीबों के हाथ में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हुआ। ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ महीना महिलाओं के हाथ में हर महीना 1,500 रुपया ट्रांसफर हुआ। आपको और मुझे 1,500 का इम्पैक्ट पता नहीं चलता है, हमें लगता है 1,500 मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन जो गरीब है उसके हाथ में जब ये 1,500 आता है उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि ये सब वेस्टफुल एक्सपेंस है, लोगों को आलसी बनाता है। आलसी नहीं बनाता है, ये लोगों को बहुत रिसोर्सफुल बनाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जो गरीब महिलाएं होती है, सो ये एक्चुअली डेटा है महाराष्ट्र में। सो बहुत सारे महिलाओं ने घर पे, जो हमारा उसको अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरा हिंदी थोड़ा अनकंफर्टेबल है, तो आठ जो मार्च महिला दिन। वो घर घंटी बोलते हैं मराठी में, मतलब घर जून पे ही महिला। ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट आता है जहाँ पे बहुत सारे जो ग्रेन्स होते हैं वो पीस के देते हैं। सो उसका जो ईएमआई होता है वो 1,000 रुपीज का होता है, जो 1,500 रुपया गवर्नमेंट से आया, उससे बहुत सारी महिला ने वो घर घंटी खरीदी की और उनका महीने का चरितार्थ चलने लगा। सो ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, उसके वजह से बीजेपी जीत पाई। हर एक स्टेट में अभी कोई भी गवर्नमेंट आए, कांग्रेस बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट आए, यही पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं। सो इससे क्या होगा, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से कंजम्पशन बढ़ेगा, एफएमसीजी के चीजें खरीद ज्यादा जाएगी। सो ये डोमेस्टिक सिचुएशन बहुत स्ट्रांग हुआ है लास्ट 6 महीने में, आपको ये समझना पड़ेगा। सो अभी आगे देखते हैं, यूएस मार्केट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ मेजर डाउनटर्न। सो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये बिलीव होगा, लेकिन इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले जरा चैट बॉक्स में डालिए अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है। वैल्यूएबल लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए वैल्यूएबल, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए यस ग्रेट। सो अभी आगे पढ़ते हैं। यूएस मार्केट बबल टेरिटरी में है और ऑन द ब्रिंक ऑफ, अभी मैं बहुत छोटा इंसान हूं ऐसे बड़े बड़े शब्द यूज करने के लिए, लेकिन एज अ इंडिविजुअल, अगर आप मेरे साथ एज अ फ्रेंड बैठते हो बाजू में, तो मैं कहूंगा कि यूएस मार्केट का बबल फटने वाला है। क्यों ऐसा फटने वाला है, उसका रीजन है ट्रम्प ने जो भी एक्शन लिए है, वो सही है गलत है इसके लिए हम बहुत छोटे इंसान हैं कमेंट करने के लिए। लेकिन जो भी वेस्टफुल, मतलब उनका एक कमेंट है कि वेस्टफुल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं $1 ट्रिलियन के कम करने वाले हैं। सो वेस्टफुल एक्सपेंस क्या होता है, सिंपल एग्जांपल है, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा, अभी जैसे मैंने कहा 1,500 रुपया ट्रांसफर करना महिलाओं के अकाउंट में, ये वेस्टफुल एक्सपेंस है। ये वेस्टफुल एक्सपेंस नहीं है, उसका इकोनॉमी में इम्पैक्ट आता है, जैसे मैंने कहा। वैसे ही यूएस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उसको ट्रम्प कट डाउन करेंगे। सो कट डाउन करेंगे तो जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा और निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आप जस्ट सोचिए, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने में इंडियन गवर्नमेंट ने 2024 के अप्रैल मई जून के महीने में आचार संहिता के वजह से कैपेक्स का बजट यूटिलाइज नहीं किया इंडियन गवर्नमेंट ने, तो इंडिया का जीडीपी 5.2% पे आया। सो इतना बड़ा इम्पैक्ट लगा इंडिया की इकोनॉमी को। तो आप इमेजिन कीजिए, $1 ट्रिलियन का अगर वेस्टफुल एक्सपेंस नहीं करेंगे तो यूएस के इकोनॉमी के ऊपर शॉर्ट टर्म में निगेटिव इम्पैक्ट आएगा।
किसी न किसी तरीके से। लॉन्ग रन में शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बुरा चीज है। ये जो मैक्स 7 स्टॉक्स कहते हैं एआई और चिप वगैरह मैन्युफैक्चरिंग, एनवीडिया वगैरह, 250 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करने वाले हैं। सो आप जस्ट सोचिए, आप में से कितने लोग 2000 के साल में मार्केट में थे, मुझे पता नहीं, मैं छोटा था, लेकिन मेरे फादर इसमें होने के वजह से मुझे ये सब चीजें मेरे कान पे पड़ती थी, तो मुझे अभी आज रिकलेक्ट हो रही है। एआई की जो रैली है एग्जैक्टली आईटी की रैली थी वो टाइम पे आईटी मतलब ऐसे कुछ इंडिया, सॉरी वर्ल्ड एकदम कुछ अलग होने वाला है, अलग दुनिया में जाने वाला है, ऐसे लगता था। ऑफ कोर्स वैसा हुआ भी लास्ट 25 साल में। आज वैसे ही लग रहा है एआई के वजह से नेक्स्ट 25 साल कुछ अलग होने वाले हैं। सो 250 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग करने की घोषणा ये मैक्स 7 कंपनी ने की है। अभी आप जस्ट क्वेश्चन पूछिए, ये सब फ्यूचर की बात है, ये 250 बिलियन डॉलर का जो भी पैसा लगाएगा वो कभी ना कभी तो क्वेश्चन पूछेगा कि मेरा रिटर्न्स कहाँ पर है। सो ये एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट है। और एक मैं आपको बताता हूँ, एआई बुल रन इज सिमिलर टू आईटी बूम इन 2020। सो लोगों को 2020 आईटी बुल रन में क्या लगता था कि सब जगह पे इंटरनेट केबलिंग होगा, सो केबल बनाने वाली कंपनियां, जो केबल बिछाने वाली कंपनियां अच्छा करेंगी, राउटर बनाने वाली कंपनियां अच्छा करेंगी, वो विनर रहेंगे। सो इंडिया में कौन सी कंपनी थी? हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, ऑप्को सर्किट्स, स्टरलाइट, ये स्टॉक कहाँ से कहाँ चले गए थे वो टाइम। लेकिन आज मुझे पता नहीं ये हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स और ऑप्को सर्किट्स है भी कि नहीं। स्टरलाइट का नाम बीच में मैं सुनता हूँ। लेकिन जो आईटी बूम आया लास्ट 25 साल में, उसका विनर कौन था? विनर जोमेटो थी, विनर नाइका, विनर पेटीएम था। ये हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स और ऑप्को सर्किट्स आई डोंट नो आज एग्जिस्ट भी करते हैं। यूएस में सिस्को विनर थी वो टाइम। सो मुद्दा ये है, आज ये जो एआई की रैली है ये 7 स्टॉक्स कर रहे हैं, हम मान सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले 10-15 साल में विनर कौन रहेगा हम बता नहीं सकते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। सो ये 250 बिलियन डॉलर लगने वाले हैं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये कितने जस्टिफाइबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो डीप सीक का न्यूज आया, सो मार्केट क्यों गिरा, नेस्डैक वो टाइम पे क्यों गिरा? सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में 250 बिलियन जाने वाला है वो हम कितने कम पैसे में कर सकते हैं, ये चाइना ने ऐसा न्यूज छोड़ा या जो भी है। सो उसके वजह से सडनली मार्केट नीचे आया। प्लस अमेजॉन ने एक स्टेटमेंट किया है कि उनके जो बहुत डेटा यूज होगा एआई के लिए वगैरह, सो उनके जो चिप होते हैं तो पावर ज्यादा कंज्यूम करते हैं, सो उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर लगने वाला है, ऐसा उसके लिए उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो अमेजॉन कंपनी का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट रहेगा, उसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। सो ये सब हवा की बातें हैं, आपको समझना पड़ेगा इसमें से क्या निकल के आएगा हमें पता नहीं। आईटी बूम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी माइक्रोसॉफ्ट नहीं था, आईटी बूम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यूएस में एप्पल था। सो हमें ये कैसे अनफोल्ड होगा पता नहीं है, लेकिन ये मैक्स 7 स्टॉक भाग रहे हैं। सो आज आप देखोगे तो वर्ल्ड की पूरी मार्केट कैप, वर्ल्ड के सब स्टॉक्स आप लोगे, मल्टीप्लाई बाय उसका प्राइस करोगे, तो जो भी वर्ल्ड की मार्केट कैप निकलेगी उसमें से 68% मार्केट कैप यूएस की है। सो ये बबल है, बबल नहीं तो क्या है। 1984 में जापान की मार्केट कैप 65% हुई थी, 1987 से 2020 तक जापान के मार्केट ने 0% की रिटर्न। सो आपको समझना पड़ेगा, ये मैक्स 7 स्टॉक्स है, पूरे दुनिया के सब स्टॉक्स की प्राइस इनटू नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 18% मार्केट कैप ये 7 स्टॉक की है। सो ये बबल है, ये कभी ना कभी तो फटने वाला है और रीओरिएंट होने वाली है चीजें। सो हमें, आपको और हमें क्या सिग्निफिकेंस है? सिंपल सिग्निफिकेंस है, ये बबल जब भी फटेगा यूएस मार्केट नीचे आएगा, आपको और हमें हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें इंपैक्ट लगेगा उसका, लेकिन इन द ड्यू कोर्स डॉलर वीक होगा। सो डॉलर वीक मतलब रुपी स्ट्रांग होगा, मतलब इंडिया में पैसा अंदर आएगा, मतलब इमर्जिंग इकोनॉमी में पैसा आएगा। सो इमर्जिंग इकोनॉमी में से सबसे बेस्ट प्लेयर्स इंडियन इकोनॉमी है। उसके रीजंस मैंने ऊपर आपको बताए, मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा, टैक्स रेट कट दिए हैं, वो सारे। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का कम होगा जब भी ये बबल फटेगा। सो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड मतलब वहां के सिंपल लैंग्वेज में एफडी के रेट घटेंगे। सो अगर उसकी एफडी 1% देगी यूएस की, तो ऑटोमेटिकली यूएस का नागरिक देखेगा कि इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे रिटर्न जनरेट होंगे। स्ट्रॉन्गर रुपीज एंड रीअलोकेशन ऑफ मनी इनटू इमर्जिंग मार्केट्स, जब भी यूएस का
बबल फटेगा। सो डोमेस्टिक रीजन टू ड्राइव इंडियन मार्केट, इसके ऊपर मैंने थोड़ा आपको शॉर्ट में बताया है और डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ। इंडिया इज द बेस्ट पोजिशन इमर्जिंग मार्केट ड्यू टू डोमेस्टिक इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। सो 10% जीडीपी ग्रोथ रेट से हम ग्रो होंगे ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अगर 10% से ग्रो हो गए तो हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे बाय 2030। सो ऑटोमेटिकली निफ्टी सेंसेक्स ये सब भागेंगे, अच्छी कंपनियां भागेंगी। इंडियन मार्केट वैल्यूएशंस हैव बिकम चीप इन मेनी सेक्टर्स, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एकदम बॉटम पे है। अगर मेरा खुद का पैसा है तो मैं पूरे पैसे बैंकिंग सेक्टर में डालूं, ऐसे बहुत अच्छे वैल्यूएशन भी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो आप देखिए जब भी ये एफआई का पैसा इंडिया में आना चालू होगा, जो थियरी मैंने बताई है आपको, तो सबसे ज्यादा अलोकेशन कहाँ पे होगा? सबसे ज्यादा अलोकेशन टॉप 100 स्टॉक्स में होगा। टॉप 100 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? सबसे ज्यादा वेटेज है बैंकिंग फाइनेंशियल, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनेंस, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई। आईटी का है इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल। कंजम्पशन का है एफएमसीजी का है। सो ये सबसे बेनिफिशियरी है। और लास्ट 4 साल में क्या हुआ है? कौन से स्टॉक्स भागे? डिफेंस स्टॉक्स भागे हैं, पीएसयू भागे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स भागे हैं, रियल इस्टेट स्टॉक्स भागे। सो इसमें बहुत अच्छे वैल्यूएशंस है, परमानेंट लिक्विडिटी। और ये जो मैंने आपको बताया लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में, 8 पे कमीशन, यस, लाड़की बहन योजना, 8 पे कमीशन, ये वन टाइम मेजर्स नहीं है। कल उठ के 6 महीने में बीजेपी की गवर्नमेंट गिरती है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस का अर्थ मंत्री बनता है, वो भी लाड़की बहन योजना बंद नहीं कर सकता है, 8 पे कमीशन रिवर्स नहीं कर सकता है। सो ये परमानेंट चेंज है, परमानेंट चेंज आप समझिए, परमानेंट चेंज। टैक्स जो 12 लाख के ऊपर टैक्स बेनिफिट दिया हुआ है, टैक्स फ्री, वो कोई भी अर्थ मंत्री आए, कोई भी पार्टी का आए, वो चेंज नहीं कर सकता। सो आप समझिए, ये साल में अगर मेरा 25 लाख का इनकम था और नेक्स्ट साल में भी 25 लाख का इनकम है, तो मेरा 1 लाख रुपए का टैक्स बचना चालू होने वाला है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। अगर हस्बैंड वाइफ का 25 लाख के अंदर इनकम है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपए बचेंगे। सो 2 लाख रुपए बचेंगे तो 2 लाख रुपए की चीज नहीं खरीदेंगे लोग, जाके 30 लाख रुपीस की चीज खरीदेंगे, 30 लाख रुपीस की गाड़ी खरीदेंगे, 2 करोड़ रुपए का घर खरीदी करेंगे। सो इससे इकोनॉमी में बहुत इंपैक्ट आने वाला है और ये परमानेंट चेंज है। सो ये इसका आई डोंट नो ये न्यूज चैनल क्यों इसका पॉजिटिव इसके बारे में बात नहीं करते। एक्चुअली मैं न्यूज चैनल देखता नहीं हूँ, तो वो करते भी होंगे, आई डोंट नो। प्लस और एक पॉजिटिव चीज, अगर आपको ऐसे लगता है कि कंसर्न हो रहा है कि 15% मार्केट नीचे गिर गया और नीचे गिरेगा तो मेरा टेंशन क्या होगा, ये डेटा आप देखिए। फेब्रुवरी 2024 में जो जीएसटी कलेक्शन था 1.68 लाख करोड़ था। फेब्रुवरी 2025 में 1.84 लाख करोड़ है। 9.5% की जीएसटी कलेक्शन में ग्रोथ है। सिंपल लैंग्वेज में 9.5% की जीडीपी ग्रोथ है। इसमें इन्फ्लेशन ऐड करके सब है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है ये। सिंपल मतलब आप सीधा इसका ये इंटरफेरेंस निकाल सकते हो। सो इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे पोजीशन में है। ऐसा नहीं है कि लास्ट 2020 से जो स्पेस से ग्रो हुई है वो पेस से नहीं ग्रो हो सकती है अभी आने वाले टाइम में। लेकिन क्या ये बहुत कंसर्निंग है? तो बिल्कुल, इसमें क्या कंसर्निंग है? अगर ये 1.68 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन 1.5 करोड़ लाख करोड़ हो जाता एक साल के में, तो ये कंसर्निंग चीज था। लेकिन आप एवरी सब्सिक्वेंट मंथ ये इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब उतना बिजनेस हो रहा है इकोनॉमी। सो ये बहुत पॉजिटिव है। वैल्यूएशन, सो लोगों को लग रहा है अभी स्मॉल मिड कैप में बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, सो उसके ऊपर नहीं जाते हैं डायरेक्टली। एक ये वाइट ओक का कैलकुलेशन है, इसमें इसके निटिग्रिटीज में मत जाइए, ये फंड मैनेजर यूज करते हैं। सो एडजस्टेड प्राइस टू बुक रेशो नाम का एक रेशो है, ग्रीन कलर की लाइन मतलब एवरेज है। फेब्रुवरी 28 फरवरी के डेट पे हम एडजस्टेड प्राइस टू बुक रेशो पे बहुत डिस्काउंट कर रहे हैं। 3.49 का एडजस्टेड एवरेज प्राइस टू बुक है, जो कि 3.03 था 28 फरवरी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे यील्ड रेशो, ये भी देखते हैं, इसके निटिग्रिटीज में मत जाइए, मैं भी नहीं जाता हूँ। ग्रीन कलर का एवरेज है 1.65 का, करंटली ये 1.48 के आसपास है, मतलब इंडियन मार्केट सस्ता है। सिंपल लैंग्वेज में आप देखोगे तो लास्ट 10 ईयर का प्राइस टू अर्निंग रेशो इंडियन मार्केट का 18.1 है,
और 28 फरवरी को मार्केट एग्जैक्टली 18.1 के पीई पे 1 ईयर फॉरवर्ड पीई पे ट्रेड कर रहा था, जो कि सस्ता है। सो मैंने आपको वैल्यूएशंस दिखाए, मैंने आपको अर्निंग्स ग्रोथ कैसे आ सकती है वो दिखाया, यूएस के प्रॉब्लम्स दिखाए। अभी मैं आता हूँ मिस्टेक्स टू अवॉइड इन दिस फॉल, वो बताने से पहले लास्ट ये स्लाइड है, इसके बाद नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर होगा। पहले मुझे फीडबैक दीजिए, अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? अगर वैल्यूएबल लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए वैल्यू, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। ग्रेट। सो क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने चाहिए? सबसे पहला मिस्टेक हमें यूट्यूब ने सिखाया है, म्यूचुअल फंड्स में जब भी फॉल होता है ज्यादा पैसे डालने, करेक्ट है, लेकिन कहाँ पे पैसे डाल? अगर आप डिफेंस में पैसे डालो, डिफेंस फंड्स में, पीएसयू फंड्स में पैसे डालो, स्मॉल कैप्स में पैसे डालोगे, मिड कैप्स में पैसे डालोगे, आपके रिटर्न्स नहीं बनेंगे। ये मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं, आने वाले 2-3 साल, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे कह रहा हूं आने वाले 2-3 साल, क्योंकि ये रूल है शेयर मार्केट का, इक्विटी मार्केट्स का। पास्ट विनर्स जब भी फॉल होते हैं, कभी भी आने वाले टाइम में विनर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट रैली में विनर्स कौन रहते हैं? तो कम फॉल जो होते हैं। सो अभी जो फॉल हुआ है उसमें कम फॉल किस में हुआ है? बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, फार्मा में। सो वहां पे पैसा बन सकता है आने वाले टाइम में। डिफेंस में -37% नीचे है डिफेंस इंडेक्स, ऑल टाइम 52 वीक हाई से। पीएसयू भी ऐसा ही है, 30% वगैरह नीचे है। स्मॉल कैप 30% नीचे है, जो दिसंबर में टॉप बनाया है उससे। सो आप जस्ट इमेजिन कीजिए 2000 के साल में जब भी मार्केट बबल फटा, उसके बाद आईटी में अगर आप एवरेजिंग करते रहते तो आपका पूरा नेटवर्क खत्म हो जाती, लेकिन आप एवरेज नहीं कर पाते आईटी में, और आपका पोर्टफोलियो की पूरी वाट लग जाती। 2008 में अगर इंफ्रा स्टॉक्स को आप एवरेज करने जाते, रिलायंस पावर को आप एवरेज करने जाते, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो खत्म हो जाता। या फिर नागार्जुना कंस्ट्रक्शंस को आप डाउनवर्ड एवरेजिंग या एचसीसी को डाउनवर्ड एवरेजिंग करने जाते तो पूरा खत्म हो जाता। सो कभी भी आप ध्यान में रखिए, पास्ट विनर्स को आपको एवरेज नहीं करना है। इन्वेस्टिंग इन कंस्ट्रेन्ड फंड्स, ये मैं मेरे अलग अलग वेबिनार्स में हमेशा कह रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मुझे पता चला 2023-24 में एक्चुअली। कंस्ट्रेंट फंड्स मतलब क्या है? मिड कैप फंड में आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो मिड कैप फंड पे सेबी का एज पर गाइडलाइंस फंड मैनेजर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, 65% of the fund should be invested 101st कंपनी टू 258 कंपनी। सो 150 स्टॉक्स में मिड कैप का पैसा जाने वाला है। सो ये समझिए इंडस्ट्री में 40 मिड कैप फंड्स है, तो 40 मिड कैप फंड्स में जो भी पैसा आ रहा है वो सब वो 150 स्टॉक्स में जा रहा है। तो आप बताइए रिटर्न्स कैसे बनेंगे? या फिर अगर मिड कैप में फॉल आता है तो कितना बड़ा टेंशन हो सकता है? सो इसके ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, मैं आप लिंक डालता हूँ, वो आप देखिए जाके कि यूर रिटर्न्स आर एट रिस्क। इसमें मैंने स्पेसिफिकली स्मॉल और मिड कैप्स के ऊपर स्ट्रेस किया है कि अगर आपने स्मॉल और मिड कैप्स में पैसे डालना चालू किया है फ्रॉम 2021-22, आपको टेंशन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी रिस्क है। अभी इसमें बहुत सारे लोग इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट चालू है यूट्यूब के ऊपर भी और फंड मैनेजर्स के ऊपर भी कि लॉन्ग रन में स्मॉल कैप्स में इतने रिटर्न्स होते हैं। वो रिटर्न्स को आप साइड में रखिए। अगर स्मॉल कैप फंड में बटन दबा के 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तो आपको रिटर्न्स का क्या मतलब है? सो इसके ऊपर वो वीडियो जरूर देखना। सो कंस्ट्रेंट फंड्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो फंड मैनेजर को लीवे होना चाहिए, स्मॉल मिड कैप लार्ज कैप डिफेंस फंड आईटी फंड स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे फंड्स में ही आपको इन्वेस्ट करना। होल्डिंग ऑन टू लूजर, सो मुझे इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन पूछते हैं। सो सबके पोर्टफोलियो में क्या है? डायरेक्ट स्टॉक्स में तो बहुत पैसे बने हैं लास्ट 3-4 साल में, क्योंकि जब भी बुल रन होती है वन साइडेड तो सब लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बन जाते हैं फंड मैनेजर्स। और एक्चुअली ऐसे होता है क्योंकि जब भी अक्रॉस द बोर्ड रैली होती है तो आप डायरेक्ट इक्विटी में ज्यादा पैसा बनाते हो म्यूचुअल फंड्स में, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो सब फंड मैनेजर्स जो बने थे आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स, उन्होंने क्या क्या पोर्टफोलियो में लेके रिटर्न्स बनाए हैं? रेलवे स्टॉक, डिफेंस स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स, एआई वाले या ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक्स, ये सब लेके उन्होंने रिटर्न्स बनाए। अभी फॉल हुआ है, सो फॉल होने के बाद सिंपल लॉजिक ये बनता है, अगर मैंने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा है, उसका प्राइस अगर 60 हुआ है, तो वो जब तक 100 रुपया प्लस उसका ब्रोकरेज, अभी तो ब्रोकरेज नहीं है, होता है जीरो दा पे, तो जब तक वो 100 टच नहीं होता है तब तक मैं उसको बेचूंगा नहीं। मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लेकिन वो 60 से 100 लाइफ में कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी औकात ही 60 रुपीज की है। इसकी वजह से वो 100 से 60 पे आया है।
सो वो अगर आप होल्ड करके बैठोगे, पूरा मार्केट कहीं से कहाँ चला जाएगा। जैसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, यस बैंक लोग लेके बैठे हैं ये सोच के कि वो कभी ना कभी रिकवर हो जाएगा, कभी ना कभी कभी भी रिकवर नहीं होगा, क्योंकि उसकी लायकी ही वो है। वोडाफोन आइडिया लेके लोग बैठे हैं, कभी ना कभी मल्टी बैगर बनेगा, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी औकात ही वो है। सो मेरी लैंग्वेज पे मत जाइए, लूजर्स को कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए, विनर्स को होल्ड करना चाहिए। ट्राइंग टू डू डीआईवाई इन्वेस्टिंग, अगर डायरेक्ट डीआईवाई इन्वेस्टिंग आप करोगे आने वाले 3 साल में, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप पैसा नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये जो रैली आएगी नेक्स्ट 3 साल में, ये अक्रॉस द बोर्ड रैली नहीं आएगी जैसे लास्ट 4 साल में थी। ये स्टॉक पिकिंग वाली रैली है। मतलब स्मॉल कैप्स बहुत चलेंगे, लेकिन उसमें से कोई कोई स्मॉल कैप चलेंगे, जैसे एक आधी एनबीएफसी हो जो स्मॉल कैप बहुत अच्छा करेगी, लेकिन एक आधा पीएसयू रेलवे स्टॉक स्मॉल कैप है, नहीं चले। सो अक्रॉस द बोर्ड रैली नहीं होने वाली है। सो डीआईवाई इन्वेस्टिंग वगैरह मत करने जाइए, म्यूचुअल फंड के साथ रहिए। ऑफ कोर्स मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो शायद आपको ये मेरा थोड़ा सा बायस लगे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में 12-13% के रिटर्न्स अगर आप बना पाओ कंसिस्टेंटली फॉर 5-6-10 साल तक, आपके लाइफ में से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे। सो ये डीआईवाई इन्वेस्टिंग मत कीजिए। ट्राइंग हैंड्स ऑन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, इसमें पैसे नहीं बनते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो डायरेक्ट इन्वेस्टर को नहीं समझती है। जैसे कंस्ट्रेंड इन्वेस्ट, ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा बहुत सारे डायरेक्ट इन्वेस्ट। निप्पॉन स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में 233 स्टॉक्स है। सो जो लोग भी निप्पॉन स्मॉल कैप होल्ड करके बैठे हैं, उनको नेक्स्ट 2-3 साल में कुछ भी नहीं होने वाला है उनके पोर्टफोलियो, ये पता नहीं है। एचडीएफसी स्मॉल कैप में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, उनको ये पता नहीं है डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को, कि बटन अगर कुछ क्राइसिस हुआ कोविड या वॉर जैसा, तो बटन दबाने से एचडीएफसी स्मॉल कैप के 2 दिन में पैसा आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि लिक्विडिटी रिस्क है। तो ये पता ही नहीं होगा डायरेक्ट इन्वेस्टर को, ये समझना जरूरी। एंड सिटिंग ऑन द साइडलाइन, अगर आप साइडलाइंस पे बैठे हो ये सोच के कि यूएस में फॉल हो जाएगा फिर इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा, सो आपका हाल ऐसा होगा। वाई डिडंट यू इन्वेस्ट इन मार्च 2020? बिकॉज द वर्ल्ड वॉज कमिंग टू एन एंड, दुनिया खत्म होने वाली थी। सो आपने इन्वेस्ट किया, मैंने भी नहीं किया। ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड में किया, लेकिन क्या मेरी जो नेटवर्थ थी वो पूरी निकाल के डेट में से, एफडी में से पैसा निकाल के मैंने मार्च 2020 में इन्वेस्ट किया? नहीं, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली। जून 2022 में आपने किया? नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 था, रशिया यूक्रेन, रशिया अमेरिका नाटो बीटो सब उसमें ये हो जाएगा और वर्ल्ड वॉर 3 हो रह जाएगा। अप्रैल 2003 में किया? नहीं किया। सिलिकॉन वैली बैंक डिफॉल्ट हो गई, अनदर लेमन ब्रदर क्राइसिस होगा, उसके बाद निफ्टी ने 35% की रैली वो मिस आउट कर दी। वाई डिडेंट यू इन्वेस्ट इन अक्टूबर 2023? ये हमास वगैरह इराक ईरान का प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, सो इसके वजह से इन्वेस्ट नहीं किया। सो क्या आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि रुके हुए हो कि और गिरेगा? सो वापिस मैं कह रहा हूं, क्या 22,000 पे निफ्टी ने बॉटम बनाया? मुझे नहीं पता, और नीचे जा सकता है, 5-10% नीचे जा सकता है, लेकिन क्या आपका माइंडसेट इन्वेस्ट करने का है आज के टाइम पे? अगर नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, आपके हाथ में से एक अच्छी बुल रन जहां पे आप अच्छे पैसे बना सकते हो विथ मिनिमम रिस्क, क्योंकि ये जो मार्च 2020 वाला फॉल था ना, वो पकड़ना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। अगर आपका एग्जिस्टेंस ही स्टेक पे है तो क्यों मार्केट में आप पैसे लगाओगे? वर्ल्ड वॉर 3 का एक्चुअल कंसर्न्स था वो टाइम पे, हमास वगैरह एक्चुअल कंसर्न्स था वो टाइम पे। सो आप कैसे पैसे लगाओगे वो टाइम पे? लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सब चीजें इंडिया के लिए परफेक्टली सेट पिक्चर है। इतना पॉजिटिव पिक्चर, मतलब निगेटिविटी में इतने मार्केट डाउन होने के बाद इतना पॉजिटिव पिक्चर कभी भी नहीं था हिस्ट्री में। मैंने 2000 का फॉल देखा एज ए इन्वेस्टर नहीं देखा है, लेकिन मेरे घर पे मेरे फादर वगैरह बात करते थे तो वो देखा है। 2008 का फॉल मैंने एज ए इन्वेस्टर देखा है। उसके बाद 2008 टू 2013 साइडवेज मार्केट जहां पे म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे वो देखा है। उसके बाद ये 2020 का तो सबने देखा है। सो मैं आपको क्यों इतना पॉजिटिवली बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट फॉल हो रहा है, लेकिन इंडिया में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, इंडिया के लिए तो एकदम सेट पिक्चर है। सो इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को आप पहले फुर्सत में बैठिए उसके साथ और इन्वेस्टिंग का प्लान बनाइए, नहीं तो हम मार्च 2026 में ऐसे ही सेशन में मिलेंगे और यहाँ पे और एक लाइन ऐड अप
हुआ रहेगा कि व्हाई डिडंट यू इन्वेस्ट इन मार्च 2025। सो यहाँ पे मेरा सेशन खत्म होता है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। यस, एचडब्ल्यू की के लिए कौन से फंड अच्छे होते हैं जिससे कॉर्पस भी बढ़ता रहता है और मंथली इनकम भी आती रहती है, ये आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए। मुझे अगर एसडब्ल्यूपी करना है तो मैं वाइट ऑक मल्टी असेट अलोकेशन फंड पे करूंगा और वहां से एसडब्ल्यूपी करूंगा। सो वाइट ऑक मल्टी असेट अलोकेशन फंड में क्यों करूंगा, इसके ऊपर कल ही मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है मेरे चैनल पे, आप जरूर देखिए। उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, रात को आराम से सो सकते हो। इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ तो भी आप आराम से सो सकते हो वो फंड ले। विच सेक्टर विल सी अ ग्रोथ? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ब्लाइंड एकदम आप पैसे लगाइए। ऑफ कोर्स ये आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है सलाह देना। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बॉटम पे है, और जो भी पॉजिटिव होने वाला है सब पॉजिटिव होने वाला है उसके लिए। एफआई का पैसा आएगा बैंकिंग सेक्टर में आएगा। अप्रैल 1 अप्रैल से लोग पैसा खर्चा चालू करेंगे, जो टैक्स का बचेगा ईएमआई खरीदेंगे, बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा। अगर इन्वेस्ट करेंगे, एसआईपी बढ़ाएंगे, सब म्यूचुअल फंड निकाल के देखिए, टॉप 3 चार चार पांच नाम में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आपको दिखेंगे। तो वहां पे लिक्विडिटी का फायदा होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आने वाला है आने वाले 2-3 साल में, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बैंकिंग सेक्टर है। सो बैंकिंग सेक्टर नो ब्रेनर है। फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि सुपर ग्रोथ है उसमें। सो ये दो सेक्टर मुझे अच्छे लगते हैं। और आईटी। आप पोर्टफोलियो मैनेज सर्विस देते हो क्या सर? मैं पोर्टफोलियो मैनेज सर्विस नहीं देता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है इंसिडेंटल एडवाइस के मतलब इंसिडेंटल एडवाइस लेके, तो मेरे थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कौन से फंड्स लेने चाहिए, कौन से फंड्स नहीं लेने। सिर्फ न्यू एसेट क्लास के बारे में हाँ, एसआईएफ के बारे में मैं वीडियो करूंगा। अभी तक उसके ऊपर आने दीजिए, उस पर बहुत इंफॉर्मेशन आएगी अभी। व्हाट इज द रीजन फॉर आईटी सेक्टर टू परफॉर्म इन द फ्यूचर? लास्ट 20 साल में ना आईटी का जो बबल बस्ट हुआ, उसके बाद हर 3-4 साल में लोग कहते हैं कि अभी आईटी खत्म हो जाएगा, आईटी खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट वेल्थ जनरेटर इंडिया में क्या है लास्ट 25 साल? आईटी है। 2000 के पहले मतलब 1998 में सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स थे, 30 में से एक भी स्टॉक आईटी का नहीं था। 4 स्टॉक्स टेक्सटाइल के थे। 2025 में टेक्सटाइल का एक भी स्टॉक नहीं है, और आईटी के कितने स्टॉक्स है आप देखिए। सो मैक्सिमम वेल्थ जनरेटर है आईटी। और इन वर्ल्ड के, अगर मेरा डेटा सही है तो एआई रिलेटेड जो भी जॉब्स है या जो भी क्या बोलते हैं उसको, मतलब वर्क फोर्स है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 50-60% इंडियन ओरिजिन है। सो मुझे लगता नहीं है कि कोई कंसर्न है। ये बातें जो आईटी खत्म होने वाला है ये सब और 2-3-5 साल में अभी विनर्स उसमें चेंज होंगे ऑफ कोर्स। मतलब इन्फोसिस चलेगा कि नहीं, एचसीएल चेंज चलेगा कि नहीं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन ओवरऑल आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव ही है ऐसे मुझे लगता है आने वाले टाइम। नेक्स्ट बूम सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एकदम नो ब्रेनर है। आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। और क्या है? यस, अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो मुझे लास्ट फीडबैक दीजिए चैट बॉक्स में। आज का सेशन आपको अगर वैल्यूएबल लगा है तो चैट बॉक्स में डालिए वैल्यूएबल, अगर डिफिकल्ट लगा है चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। और सबको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको लिंक देता हूं मेरे यूट्यूब चैनल को, जरा आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता हूं और उसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ एक्चुअली, क्योंकि वहां पे कम्युनिकेट करना बहुत इजी होता है मेरे लिए। लेकिन बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं जरा लिंक आपको देता हूँ चैट बॉक्स में, वो आप जरा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, प्लस आप भी उसको सब्सक्राइब कीजिए, सो जो मुझे भी हेल्प होगा। सो मैंने लिंक दिया है मेरे यूट्यूब चैनल का, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो उसमें 2 वीडियोस मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, आप जाके तुरंत देखिए। सबसे पहला वीडियो है लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने वाइटोक मल्टी असेट फंड के बारे में बताया है। एफडी का पैसा उसमें डाल सकते हो, ऐसा फंड है। सो वो वीडियो देखिए। और सेकेंड वीडियो इंपॉर्टेंट, 2-3 वीडियो पहला है, मतलब 2-3 जो वीडियो लास्ट डाले उससे, सॉरी योर रिटर्न्स आर एट रिस्क, वो जरूर देखना। उसमें आपको पता चलेगा कि क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में, अगर है तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। यस, लॉट ऑफ यस, थैंक यू मनोहर जी। यस यस, थैंक यू कमलेश। कैन यू गेट रिकॉर्डिंग? यस, मैं ये यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, मंडे तक डालूंगा। एडिट करने में बहुत टाइम लगता है एक्चुअली। सो मेरा यूट्यूब चैनल का मैंने लिंक दिया है, वापस लिंक देता हूँ।
उसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को आपके बताइए ये, क्योंकि मैं ये प्रमोट करना चाहता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल। सैमको फ्लेक्सी कैप के बारे में क्या क्वेश्चन है, सुयश जी ने कहा। सैमको फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा फंड है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसका बैक टेस्ट मतलब रिकॉर्ड देखोगे तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 39 फंड्स है, उसके लास्ट वे नंबर पे आता है ड्यू टू उसमें बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की थी, फिर क्वालिटी स्टाइल नहीं चल रही थी वगैरह। लेकिन आज अगर उसमें 25 स्टॉक्स देखो आप, वो रॉकेट स्टॉक्स है। जब भी मार्केट रिकवरी होगी, मतलब 2 दिन पहले, मतलब कल के दिन, उसके पहले वाले दिन, मतलब ट्यूसडे के दिन मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ था 1.5%, मतलब रिलीफ रैली या उसको बोल सकते हैं। इतना सेलिंग आने के बाद बाइंग हुआ था, तो उसका एनएवी 2.73% से ऊपर था, क्योंकि उसके अंडरलाइनिंग रॉकेट स्टॉक्स है, मतलब 5-5, 10-10% के रिटर्न्स होते हैं। आज भी एक स्टॉक उसमें कुछ 6-7% अप था, 2-3 स्टॉक्स अप थे। सो वो रॉकेट फंड है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर मेरा पर्सनल पैसा है तो मैं उसमें डाल रहा हूँ जरूर, लेकिन आपके फंड मैनेजर को, फंड फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए इन्वेस्ट करने। व्हाट इज डीआईवाई इन्वेस्टिंग, मतलब खुद से करना इन्वेस्ट। डायरेक्ट इन्वेस्टर इज टाइम टू स्विच ओवर टू डेब्ट टू इक्विटी। यस, ऑफ कोर्स डेब्ट टू इक्विटी जाना ही चाहिए। अगर आज नहीं जाओगे तो कभी जाओगे, जाना ही चाहिए। और एसटीपी मैनर में जाना चाहिए, एसटीपी मैनर। सो नेक्स्ट 6 महीने भी एसटीपी लगाइए, डेट टू इक्विटी। और अगर मार्केट गिरता है यहाँ से, सो वो प्रीपोन कीजिए, मतलब और ज्यादा ट्रांसफर कीजिए इक्विटी। सो ये क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके भी आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। नेक्स्ट फ्राइडे को और कुछ अलग टॉपिक पे होगा इस, सो आप आओगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और आपको वैल्यूएबल एडिशन हुआ है ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। आपके फ्रेंड्स को भी बुलाइए ये सेशन में। इनर सर्कल कॉल एवरी फ्राइडे 8:30 को होता है। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपने ये पेशेंटली मेरा सेशन सुना, इसके लिए थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू। एसटीपी मतलब सिस्टमैटिक ट्रांसफर। यस, सो थैंक यू वेरी मच। या